स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम आए हैं 12वीं का जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, उससे संबंधित हमारा जो चैप्टर नंबर 3 हम लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, और तीसरा हमारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इस संपूर्ण क्रांति से लगभग हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। इस प्रश्न को हल करने के बाद संपूर्ण क्रांति चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और ना ही इससे बाहर आ सकता है। तो आइए हम हल करते हैं अपना जो हमारा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। तो देखिए चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति का नाम सभी लोग जानते होंगे। और दूसरा नाम इस चैप्टर को लिखने वाले हैं जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण। इनको भी पूरे बिहार सहित पूरे भारत में लोग इनको जानते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस तिथि को हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 12 नवंबर 1901 को हुआ था, या 15 अगस्त 1903 को हुआ था। तो इनका जन्म दिवस जो है सो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? जन्म के बाद निधन कब हुआ? तो 5 अक्टूबर 1977, 6 अक्टूबर 1979 और 8 अक्टूबर 1979 और 9 नवंबर 1978। तो इसमें जो है इनकी मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। अगला देखते हैं। देखिए इनका जो जन्म हुआ बलिया और छपरा के बीच में जो दियारा का क्षेत्र होता है उनमें इनका जन्म हुआ था। उस नाम का सिताब दियारा। सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, जो कि जिला सारण में आता है। अब बिहार, पहले वो क्या था कि बलिया का पार्ट था। बलिया और उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया, और सारण बिहार का जिला है। दोनों जिला के बीच में आता था, लेकिन अब अलग हो गया पूरी तरह से। जो है सिताब दियारा क्षेत्र सारण में आ गया है। और अगला देखते हैं इनके पिताजी का नाम है। इनके पिताजी का नाम है हर्षदयाल। हर्षदयाल दिया गया है, हर्षदयाल भी आता है। जैसे कि इनकी माताजी का नाम है, कहीं कहीं फूलोदेवी दिया है और कहीं कहीं फूलरानी दिया है। तो अगर दोनों रहे तो आपको घबराना नहीं है। अगर नाम दोनों रहे तब तो आप फूलरानी को टिक करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक रहे तो आप याद कर लीजिए फूलोदेवी भी और फूलरानी भी, दोनों में से कोई हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि किस कारण से मिली? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, देखिए एक जननायक है एक लोकनायक है। जननायक जो है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि किस कारण से मिली? किस कारण से मिली? स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी से, समाजवादी विचारधारा से, या जनता से सीधा भावात्मक जुड़ाव के कारण। तो किस कारण मिली? जनता से इनका जो था सीधा भावात्मक जुड़ाव था, या जनता से सीधे जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा किस देश में हुई? इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किस देश में अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में हुई, जर्मनी में हुई, अमेरिका में, या रूस में। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह अमेरिका में हुई। अगला देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका में हुई। दूसरा है अमेरिका में उन्होंने किस विषय से उच्च शिक्षा प्राप्त की? उन्होंने किस विषय से उच्च शिक्षा प्राप्त की? तो यहाँ पर देखिए राजनीति शास्त्र से, समाज शास्त्र से, या दर्शन से, या अर्थशास्त्र से। तो इन्होंने जो है तो समाज शास्त्र से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रारंभ में प्रभावित थे? देखिए विचारधारा से प्रभावित होना, जैसी परिस्थिति होती है लोग उससे प्रभावित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रारंभ में जो है सो जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो गांधीवाद से, मार्क्सवाद से, राष्ट्रवाद से, या उदारवाद से? तो ये प्रारंभिक में मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अगला देखते हैं।
अगला है प्रश्न, बाद में जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा के ओर उन्मुख हुए? देखिए, पहले मार्क्सवाद थे और फिर बाद में किस ओर उन्मुख हुए, मतलब किस विचारधारा से जो जुड़ने लगे। तो साम्यवाद से, पूंजीवाद से, सर्वोदय गांधीवाद से या अराजकतावाद से? तो यह बाद में सर्वोदय गांधीवाद से जुड़ने लगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस राजनीतिक दल से औपचारिक राजनीति छोड़ी? किस दल से औपचारिक राजनीति छोड़ दी? कांग्रेस से, सोशलिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से या जनसंघ से? देखिए, यह प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया है कि किस पार्टी से जो औपचारिक जो है संबंध तोड़ दी, तो वह है सोशलिस्ट पार्टी से, जो इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र किससे बनता है? जयप्रकाश नारायण का मानना था किससे सच्चा लोकतंत्र बनता है? सत्ता परिवर्तन से, चुनाव प्रक्रिया से, नैतिक जनता से या संविधान संशोधन से? देखिए, यहाँ पर नैतिक जनता, नैतिकता अगर जनता के अंदर आ गई तो वो सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते थे। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सत्ता का मूल स्रोत है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार सत्ता का मूल स्रोत है सांसद है, जनता है, न्यायपालिका है या प्रशासन है? देखिए, किसी भी पार्टी का या किसी भी पार्टी का मूल स्रोत जो है वो क्या है? जनता है। जनता के बिना सब अधूरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का विवाह किससे हुआ था? मतलब इनकी पत्नी का क्या नाम था या विवाह इनका किससे हुआ था? प्रभावती देवी से, कमला देवी से, सरोजनी देवी से या सुशीला देवी से? तो इनका विवाह हुआ था प्रभावती देवी से। ये प्रभावती देवी जो गांधीवाद की विचारधारा से को जो है सो मानती थी और बाद में धीरे धीरे चलते जयप्रकाश नारायण भी गांधीवादी विचारधारा को मानने लगे। और इसमें है कि एक देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न है कि जो जयप्रकाश नारायण है, इनके नाम पर ही पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इनके नाम पर ही है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थी? प्रभावती देवी किस विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थी? तो मार्क्सवाद से या गांधीवाद से? तो यह गांधीवाद से। यह जो है प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, वह गांधीवाद विचारधारा से प्रभावित थी और बाद में धीरे धीरे जो जयप्रकाश नारायण शुरुआत में मार्क्सवाद से के समर्थन में थे, बाद में वह भी जो है गांधीवाद को ही मानने लगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने औपचारिक शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई? यह किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई? न्यायपालिका में, साहित्य में, स्वतंत्रता आंदोलन में या प्रशासन में? तो किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का मानना था कि राजनीति का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? जयप्रकाश के अनुसार राजनीति का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? सत्ता प्राप्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा या राजनीतिक उत्थान या आर्थिक विकास? क्या होना चाहिए? नैतिक उत्थान होना चाहिए। हमेशा नैतिकता का उत्थान होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार की राजनीति के विरोधी थे? जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के राजनीति के विरोधी थे? तो लोकतांत्रिक, नैतिक, सत्ता केंद्रित या जन आधारित? तो सत्ता केंद्रित जो है राजनीति के ये विरोधी थे। सत्ता केंद्रित राजनीति को ये पसंद नहीं करते थे, उसका विरोध करते थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का अस्तित्व कहां है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का
वास्तविक कहां तक है? तो संविधान तक, संसद से, सजग नागरिक से या राजनीतिक दल से? किससे है? सजग राजनीतिक दल से। अगला देखते हैं। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई? किस आंदोलन के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली? तो असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, समाजवादी आंदोलन से या विनोबा भावे का भूदान आंदोलन से? देखिए विनोबा भावे जो थे इनका भूदान जब आंदोलन शुरू हुआ उसी समय से यह राजनीति से दूरी बना लिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के विचारों में स्वराज का अर्थ क्या है? जयप्रकाश नारायण के विचार में स्वराज का अर्थ क्या है? तो विदेशी शासन से मुक्ति, आत्मशासन, सत्ता परिवर्तन या प्रशासनिक सुधार? तो क्या है? आत्मशासन जब होने लगेगा तो ये उसको अच्छा मानते थे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते थे? किस प्रकार का राज्य होना चाहिए? तो केंद्रीकृत, सैनिक, विकेंद्रीकृत या तानाशाही? तो विकेंद्रीकृत मानते थे। विकेंद्रीकृत इसलिए मानते थे कि जनता से लोग, जो सत्ता पक्ष है डायरेक्ट जनता से जुड़े। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो देखिए प्रशासन को सरल बनाने हेतु, भ्रष्टाचार बढ़ाने हेतु, जनता से सहभागिता बनाने हेतु या चुनाव आसान बनाने हेतु। तो अभी हमने बताया ना, जनता से जो है सहभागिता के लिए यह विकेंद्रीकृत चाहते थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का विश्वास किस सिद्धांत पर आधारित था? जयप्रकाश नारायण का विश्वास किस सिद्धांत पर आधारित था? तो हिंसात्मक, संवैधानिक संशोधन, अहिंसक परिवर्तन या शस्त्र विद्रोह? तो किससे था? अहिंसक परिवर्तन, मतलब बिना हिंसा किए हुए परिवर्तन हो जाए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार नैतिकता का अभाव किसे कमजोर करता है? नैतिकता का अभाव किसे कमजोर करता है? अर्थव्यवस्था को, न्यायपालिका को, लोकतंत्र को या प्रशासन को? तो किसे कमजोर करता है? यहाँ पर लोकतंत्र को क्या करता है? कमजोर करता है। नैतिकता नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्या होगा? कमजोर होगा। अगला देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ग को लोकतंत्र का प्रहरी माना है? किस वर्ग को लोकतंत्र का प्रहरी माना है? प्रहरी मतलब रक्षा करने वाला या बचाने वाला? नेता को, नौकरशाही को, छात्र युवा को या मीडिया को? किसे माना है? छात्र और युवा को जो है लोकतंत्र का प्रहरी माना है। यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के विचारों में जनता का अर्थ है। जनता का क्या मतलब है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार मतदाता समूह, निष्क्रिय भीड़ या जागरूक नागरिक समाज या ग्रामीण वर्ग? क्या है? जागरूक नागरिक समाज जो है सो यह मानते हैं कि जनता का असली अर्थ यही है। अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव का वास्तविक मूल्यांकन किससे होता है? चुनाव का वास्तविक मूल्यांकन किससे होता है? जीत हार से, धन बल से, जन चेतना से या प्रचार से? किससे होता है? जन चेतना से, लोगों को जगाने से, लोगों को उसमें सहभागिता निभाने से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार की पार्टी राजनीति की आलोचना की? जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के पार्टी राजनीति की आलोचना की? तो बहुदलीय, सैद्धांतिक, सत्तालोलुप या क्षेत्रीय? तो यह हमेशा किसका किए हैं? राजनीतिक आलोचना किसके किए हैं? सत्तालोलुप का इन्होंने जो हमेशा इन्होंने आलोचना की है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण
का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। तो कहां से होनी चाहिए, सांसद से, शासन से या समाज से। देखिए, जब भी सामाजिक परिवर्तन होगा तो हमेशा समाज से ही होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। कानून की कमी है, नैतिक पतन है, या गरीबी है, या अशिक्षा है। नैतिक पतन ही है जो कि भ्रष्टाचार का मूल कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किससे लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। किससे लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। विपक्ष को, सत्ता को, उदासीनता को, या मीडिया को। किसे कहा है, उदासीनता को इन्होंने सबसे बड़ा शत्रु कहा है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के विचारों में नेतृत्व का आधार क्या है। जयप्रकाश नारायण के विचारों में नेतृत्व का आधार क्या है। शक्ति है, पद है, सेवा है, या प्रचार है। क्या है, सेवा है। सेवा जो है सो नेतृत्व का आधार है। अगला देखते हैं, अगला है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से वैचारिक रूप से जुड़ा रहा। किस आंदोलन को जो है सो समर्थन देते रहे। दलित आंदोलन को, सर्वोदय आंदोलन को, नक्सल आंदोलन को, या किसान आंदोलन को। किसे देते रहे, सर्वोदय आंदोलन को जो है हमेशा सपोर्ट करते रहे, उसके पक्ष में प्रचार करते रहे। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से किस भूमिका की अपेक्षा की। युवाओं से किस भूमिका की अपेक्षा की। सत्ता संघर्ष की, नैतिक मार्गदर्शन की, या हिंसक विद्रोह की, या प्रशासनिक दबाव का। किसका, नैतिक मार्गदर्शन का है, जो इन्होंने चाहा है कि छात्र हमेशा क्या और युवा हमेशा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करें। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे संभव है। सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे संभव है। कानून से, सत्ता परिवर्तन से, चेतना परिवर्तन से, या आर्थिक क्रांति से। तो किससे परिवर्तन होगा, चेतना परिवर्तन से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र संबंधी दृष्टिकोण किस पर आधारित था। किस पर उनका जो लोकतंत्र का दृष्टिकोण था किस पर आधारित था। पश्चिमी मॉडल पर, समाजवादी मॉडल पे, या भारतीय सामाजिक संरचना पे, या सैन्य अनुशासन पे। किस पे था, भारतीय सामाजिक संरचना पर। भारतीय सामाजिक संरचना पर। अगला देखते हैं, अगला है कि अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किसे जीवित लोकतंत्र कहा है। जयप्रकाश नारायण ने किसे जीवित लोकतंत्र कहा है। संविधान को, सांसद को, या सक्रिय जनता को, या स्वतंत्र न्यायपालिका को। किन्होंने किसे कहा है, सक्रिय जनता को इन्होंने जो है सो कहा है जीवित लोकतंत्र। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार छात्र आंदोलन का उद्देश्य होना चाहिए। छात्र आंदोलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सरकार गिराना, सत्ता पाना, समाज जागरण, या चुनाव जीतना। क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि समाज में है जो समाज को जगाए, समाज को जो है सो हर बात बताए, उनके तक पहुंचाए कि किस प्रकार से जो उनका इस समाज में भूमिका है उसको जागृत करने का कार्य करें। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने स्वयं को किस भूमिका में देखना चाहा। शासक के रूप में, नेता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, या क्रांतिकारी सेनापति के रूप में। किस रूप में देखना चाहा, मार्गदर्शक के रूप में, कि हम लोगों को सलाह दें, जो हम सलाह दें उसको लोग माने, समझे, उस पर विचार करें। उन्होंने चाहा कि ऐसा मेरे साथ हो, मार्गदर्शक के रूप में मुझे लोग जाने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए।
तीव्र और हिंसक होनी चाहिए, क्रमिक और नैतिक होनी चाहिए, प्रशासनिक होनी चाहिए या सैन्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रमिक और नैतिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के विचारों में समाज का स्थान क्या है? समाज का स्थान क्या है? गौण है, माध्यम है, केंद्रीय है या सीमित है? क्या है? केंद्रीय है। समाज का स्थान क्या है? केंद्रीयकृत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण चिंतन किस मूल्य पर आधारित है? जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण चिंतन किस मूल्य पर आधारित है? सत्ता पर है, धन पर है, नैतिकता पे है या संगठन पे है? किस पे है? नैतिकता पे है। हमेशा इनका फोकस किस पर रहा है? नैतिकता पर रहा है, मार्गदर्शन पर रहा है, समाज जागरण पर रहा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किस संदर्भ में किया? संपूर्ण क्रांति, यह भी प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने किस संदर्भ में किया? तो आर्थिक सुधार में, सत्ता परिवर्तन में, समाज के सर्वांगीण परिवर्तन में या चुनाव सुधार में? समाज के सर्वांगीण परिवर्तन के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का सर्वप्रथम सार्वजनिक उद्घोष कहाँ हुआ? इसका सर्वाधिक जो है सो सबसे पहले इस शब्द का उद्घोष कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, इलाहाबाद में हुआ या वाराणसी में हुआ? कहाँ हुआ? पटना में हुआ, जो बिहार की राजधानी है। अगला देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार क्या है? सत्ता हस्तांतरण करना है, हिंसक विद्रोह करना है, नैतिक जन आंदोलन है या सैन्य हस्तक्षेप है? क्या है? नैतिक जन आंदोलन है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति का मतलब ही है जन जागरण से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति किसके बिना अधूरी है? संपूर्ण क्रांति किसके बिना अधूरी है? छात्र के बिना, युवा के बिना, नैतिक परिवर्तन के बिना या संगठन के बिना? देखिए, इनका जो संपूर्ण क्रांति है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो युवा है, छात्र है, वो मार्गदर्शक के रूप में काम करे और उसमें क्या है? नैतिक परिवर्तन लोगों में आए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में किस क्रांति को मूल माना गया है? संपूर्ण क्रांति में किस क्रांति को मूल माना गया? आर्थिक को, सामाजिक को, नैतिक को या राजनीतिक को? किसे माना गया है? नैतिकता को मूल स्रोत, मूल माना गया है। मूल क्रांति, इस नैतिकता को ही मूल जड़ माना गया है संपूर्ण क्रांति का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकार गिराना, संविधान बदलना, लोकतंत्र को नैतिक बनाना या सैन्य शासन स्थापित करना? क्या था? लोकतंत्र को नैतिक बनाना, इसका मूल उद्देश्य है संपूर्ण क्रांति का। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस वर्ग को परिवर्तन का वाहक मानते हैं? वाहक मतलब कि कौन से उसको आधार बनाएगा? तो मजदूर को, किसान को, छात्र युवा को और बुद्धिजीवी को। तो छात्र और युवा को, देखिए प्रश्न पहले भी आया है, लेकिन प्रश्न पूछने का आधार दूसरा था और इसमें आधार दूसरा है। अगला प्रश्न है, हर प्रकार से प्रश्न बनाया गया है कि किसी भी प्रकार से छूटे नहीं, हर पैटर्न पर प्रश्न आधारित है। अगला है, संपूर्ण क्रांति में चुनाव की भूमिका को कैसे देखा गया है? जो चुनाव है उसकी भूमिका कैसे देखा है? अंतिम लक्ष्य के रूप में, महत्वहीन या साधन मात्र? तो इसको क्या देखा है? एक साधन के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का पतन कब होता है? लोकतंत्र का पतन कब होता है? तो कब होता है? जब विपक्ष कमजोर हो, जब जनता निष्क्रिय हो,
जब सत्ता केंद्रीकृत हो और जब संविधान बदले। तो जब जनता निष्क्रिय रहेगी, जनता का कोई रोल नहीं रहेगा, जनता की कोई सहभागिता नहीं रहेगी, तो क्या है, लोकतंत्र का पतन है। अगला देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव होते समय, जब चुनाव हो रहा है तो आप अपना मतदान जरूर करें, आप एक जागरूक मतदाता के रूप में अपना मतदान जरूर करें। तो आपकी सक्रिय भूमिका मानी जाएगी इस लोकतंत्र के लिए। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का स्वरूप क्या था या संपूर्ण क्रांति का स्रोत था, तो बताइए। हिंसक था, संवैधानिक विद्रोह था, या अहिंसक जन आंदोलन था, या सैन्य आंदोलन था? क्या था? अहिंसक जन आंदोलन, मतलब बिना हिंसा किए हुए आंदोलन, लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का तात्पर्य है, संपूर्ण क्रांति का क्या तात्पर्य है? केवल राजनीतिक परिवर्तन, केवल आर्थिक सुधार, या जीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन, या सरकार का पतन? क्या है संपूर्ण? इसमें जीवन के सभी क्षेत्र में परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में सबसे पहली और अनिवार्य क्रांति कौन सी मानी गई है? संपूर्ण क्रांति में सबसे पहली और अनिवार्य क्रांति किसे मानी गई है? राजनीतिक को, आर्थिक को, सामाजिक को, या नैतिकता को? किसे माने गए हैं? नैतिकता को सबसे पहला स्तंभ माना गया है संपूर्ण क्रांति में। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को किस माध्यम से आगे बढ़ाने की बात कही? किस माध्यम से जो संपूर्ण क्रांति आगे बढ़ेगा? तो हिंसक संघर्ष से, सैन्य हस्तक्षेप से, अहिंसक जन आंदोलन से, या संवैधानिक तख्तापलट से? तो किससे? अहिंसक जन आंदोलन से संपूर्ण क्रांति को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का केंद्रीय मुख्य किस राज्य में रहा? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या दिल्ली में? तो कहाँ रहा? बिहार में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का मुख्य केंद्र रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का आशित उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो सत्ता परिवर्तन, व्यक्ति का चरित्र निर्माण, या पार्टी व्यवस्था समाप्त करना, या चुनाव रद्द करना? क्या है? व्यक्ति का चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में छात्रों की भूमिका क्या निर्धारित की गई है? तो सत्ता संघर्ष की, प्रशासनिक दबाव की, या नैतिक प्रहरी के रूप में? नैतिक प्रहरी के रूप में जो है सो छात्रों को जाना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किसे क्रांति का प्राण कहा? किसे क्रांति का प्राण कहा? संगठन को, अनुशासन को, नैतिकता को, या नेतृत्व को? किसे कहा? नैतिकता को इन्होंने इस संपूर्ण क्रांति का प्राण कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण किस प्रकार की राजनीति के विरोधी थे? संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण किस प्रकार की राजनीति के विरोधी थे? जन आधारित, नैतिक, सत्ता लोलुप, या विकेंद्रीकृत? किसके थे? सत्ता लोलुप के जो विरोधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है संविधान पर, न्यायपालिका पर, जागरूक जनता पर, मजबूत सरकार पर? किस पे निर्भर है? जागरूक जनता पर। अगर जनता जागरूक रहेगी तो सरकार भी जनता सही चुनेगी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किस विचार से सर्वाधिक है?
तानाशाही से, सर्वोदय से, पूंजीवाद से। किसे है? सर्वोदय से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार जयप्रकाश नारायण के चुनाव को किस रूप में स्वीकार किया? जयप्रकाश नारायण ने चुनाव को किस रूप में स्वीकार किया? अंतिम लक्ष्य के रूप में, अनावश्यक प्रक्रिया के रूप में, परिवर्तन का साधन के रूप में, या लोकतंत्र का बोझ? तो परिवर्तन का साधन माना है उन्होंने चुनाव को। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में किस वर्ग को परिवर्तन का वाहक माना गया है? तो किसे माना गया है? छात्र और युवा को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सत्ता केंद्रीकरण किसे जन्म देता है? सत्ता का जो केंद्रीकरण है वह किसे जन्म देता है? विकास को, स्थिरता को, भ्रष्टाचार को, या अनुशासन को? जब सत्ता केंद्रीकृत रहेगा तो भ्रष्टाचार को जन्म देगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का दृष्टिकोण कैसा है? संपूर्ण क्रांति का दृष्टिकोण कैसा है? आंशिक है, तत्कालिक है, सर्वांगीण है? कैसा है? सर्वांगीण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा माना है? तो किसे माना है? जनता की निष्क्रियता को उन्होंने लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि संपूर्ण क्रांति में आर्थिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? आर्थिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? पूंजी संचय है, वर्ग संचय है, आर्थिक न्याय है, या औद्योगिकरण है? क्या है? आर्थिक न्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सामाजिक क्रांति का आधार क्या है? सामाजिक क्रांति का आधार क्या है? कानून है, सत्ता है, समानता है, या प्रचार है? क्या है? समानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन अहिंसा का महत्व इसलिए है, यह कमजोरों का हथियार है, यह नैतिक बल प्रदान करती है, यह सरकार को भ्रमित करती है, यह संघर्ष को टालती है? तो क्या करती है? यह नैतिक बल प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटे ना और इससे ज्यादा प्रश्न बन भी ना पाए। अगला प्रश्न देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलनों को किससे दूर रहने की सलाह दी? जो छात्र आंदोलन है वह किससे दूर रहे? समाज से, नैतिकता से, हिंसा से, या परिवर्तन से? किससे दूर रहना है? हिंसा से हमेशा जो छात्र आंदोलन को दूर रहना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में राजनीतिक दलों की भूमिका कैसी मानी गई है? केंद्रीय, गौर, निर्णायक, या अपरिहार्य? गौर मानी गई है इनकी। गौर मतलब होता है सेकेंडरी रूप से मानी गई राजनीतिक पार्टी इसमें सहयोग किए हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सच्चा परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? सच्चा परिवर्तन मतलब सही रूप में परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? तो संसद से, शासन से, व्यक्ति से, या पार्टी से? किससे होता है? व्यक्ति से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में ग्राम समाज का महत्व क्यों है? ग्राम समाज का महत्व क्यों है संपूर्ण क्रांति में? तो वोट बैंक के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, या लोकतंत्र की जड़ होने के कारण, या आर्थिक उत्पादन के कारण? लोकतंत्र का जड़ कौन है? जनता। लोकतंत्र का जड़ कौन है? जनता। तो इसलिए लोकतंत्र की जड़ होने के कारण। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र की कल्पना की है? किस प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए? प्रतिनिधि मात्र, नियंत्रित, या सहभागी? किस प्रकार का होना चाहिए? सहभागी लोकतंत्र होना चाहिए, सबका उसमें सहयोग रहे। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किस मूल्य से सबसे अधिक है? सत्ता से है, अनुशासन से है, नैतिकता से है, संगठन से? किससे है? नैतिकता से है। संपूर्ण क्रांति का सब संबंध किस मूल्य से सबसे अधिक है? तो किससे है? नैतिकता से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? क्रांति का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? परिणाम के आधार पर, साधन के आधार पर, प्रचार के आधार पर या संख्या के आधार पर? किस आधार पर होना चाहिए? साधन के आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? सरकार प्रेरित था, पार्टी प्रेरित था, जन प्रेरित था या विदेशी प्रेरित था? तो किससे था? जन प्रेरित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को क्या जयप्रकाश नारायण ने युवाओं से क्या अपेक्षा की? सत्ता हथियाने की, नैतिक नेतृत्व देने की या हिंसक संघर्ष करने की? किस प्रकार के दिया? नैतिक संघर्ष देने का उन्होंने वादा किया और वही अपेक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में शिक्षा की भूमिका क्या मानी गई है? रोजगार की उपलब्ध कराना, परीक्षा प्रणाली बदलना, चेतना निर्माण करना या प्रशासनिक सुधार? तो क्या मानी गई है? चेतना निर्माण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक परीक्षण कब होता है? लोकतंत्र का वास्तविक परीक्षण कब होता है? चुनाव के समय, संकट के समय, सत्ता परिवर्तन के समय या कानून बनाते समय? तो संकट के समय जो है सो लोकतंत्र का सबसे वास्तविक परीक्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का विरोध मुख्यतः किस कारण हुआ? किस कारण संपूर्ण क्रांति का विरोध हुआ? विदेशी हस्तक्षेप के कारण, प्रशासनिक असुविधा के कारण, सत्ता को चुनौती या आर्थिक नुकसान? तो सत्ता को चुनौती। कुछ लोग इस क्रांति को सत्ता के लिए चुनौती समझ लिए, इसीलिए जो है सो इसमें सत्ता की चुनौती इसका मुख्य विरोध का कारण था। अगला देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने किसे जीवित लोकतंत्र कहा है? जीवित लोकतंत्र किसे कहा है? संसद को कहा है, संविधान को कहा है या सक्रिय जनता को कहा है? तो सक्रिय जनता को इन्होंने जीवित लोकतंत्र कहा है। सक्रिय जनता को जीवित लोकतंत्र कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में नैतिक अनुशासन का अर्थ है कानून का भय, आत्मनियंत्रण, दंड व्यवस्था या संघात्मक कठोरता? तो क्या है? आत्मनियंत्रण। सबको अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सत्ता परिवर्तन बिना नैतिक परिवर्तन के संभव है, निरर्थक है, अस्थायी है या आवश्यक नहीं है? क्या है? निरर्थक है। जयप्रकाश नारायण के सत्ता परिवर्तन बिना नैतिकता के निरर्थक है कि क्या रह जाएगा? जब सत्ता परिवर्तन किया फिर उसका भी वही हाल है तो कोई अर्थ उसका नहीं रह जाता है। अगला देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? संगठन पर दिया गया है, नेतृत्व पर दिया गया है, चेतना पर दिया गया है या प्रचार पर दिया गया है? किसे दिया गया है? चेतना पर। सबसे अधिक बल चेतना पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने स्वयं को आंदोलन में किस रूप में रखा? शासक के रूप में, सेनापति के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में? किस रूप में रखा है? मार्गदर्शक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में महिलाओं की भूमिका कैसी मानी गई है? संपूर्ण क्रांति में महिलाओं की भूमिका कैसी मानी गई है? सीमित है, सहायक है या समान और सक्रिय है या गौर है? समान रूप से और सक्रिय भागीदारी महिलाओं की रही है संपूर्ण क्रांति में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सामाजिक अन्याय का मूल कारण है, क्या है मूल कारण? कानून है, सत्ता है, नैतिक पतन है या गरीबी है? क्या है? नैतिक पतन है। मूल कारण यही है, सामाजिक अन्याय का मूल कारण नैतिक पतन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का अंतिम लक्ष्य क्या है? संपूर्ण क्रांति का अंतिम लक्ष्य क्या है? नई सरकार, नया संविधान, नैतिक समाज या नया दल? क्या है? नैतिक समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने क्रांति को किससे जोड़ा? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को किससे जोड़ा? हिंसा से, सत्ता से, जीवन मूल्यों से या युद्ध से? किससे जोड़ा? जीवन मूल्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का स्वरूप कैसा था? संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो तात्कालिक था, सीमित था या दीर्घकालिक था? क्या था? दीर्घकालिक था, लंबे समय तक चलने वाला था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र भी सफल है जब सरकार मजबूत हो, विपक्ष कमजोर हो, जनता सजग हो या कानून कठोर हो? तो जनता जब सजग रहेगी तो क्या होगा? लोकतंत्र भी सफल होगा। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में सबसे अधिक विरोध किससे हुआ है? संपूर्ण क्रांति में सबसे अधिक विरोध किससे हुआ है? जनता से, छात्रों से, सत्ता पक्ष से या किसानों से? सत्ता में जो उस समय बने हुए थे उसी ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार आंदोलन का मूल्यांकन किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? नैतिक प्रभाव से। किससे होना चाहिए? नैतिक प्रभाव से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति में नेतृत्व का गुण क्या होना चाहिए? चतुराई होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए या नैतिकता होना चाहिए? तो नैतिकता अगर आपके अंदर है तो आप नेतृत्व करने के लायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार की क्रांति को अस्वीकार किया है? जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार की क्रांति को अस्वीकार किया है? सामाजिक, आर्थिक, हिंसक या सांस्कृतिक? किस प्रकार के जो है हिंसक आंदोलन को इन्होंने अस्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आधारभूत सिद्धांत इसका है अहिंसा। हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चल के संपूर्ण क्रांति को सफल करना है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का भविष्य निर्माण करता है? कौन करता है? नेताओं पर, दलों पर, नागरिकों पर या सरकार पर? कौन करता है? नागरिकों पर। भविष्य निर्भर नागरिकों पर करता है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे नहीं है? नैतिकता से, सामाजिक से, तानाशाही से? किससे नहीं है? तानाशाही से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने क्रांति को किस रूप में देखा? घटना के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, संघर्ष के रूप में या विद्रोह के रूप में? किस में देखा? प्रक्रिया के रूप में इन्होंने देखा इस आंदोलन को। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम हमारा 6वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का केंद्रीय विचार क्या है? सत्ता परिवर्तन है, पार्टी व्यवस्था है, नैतिक सामाजिक परिवर्तन है या चुनाव सुधार है? क्या है? नैतिक सामाजिक परिवर्तन है। ये रहा हमारा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि संपूर्ण क्रांति नामक चैप्टर से जो 12वीं का अध्याय 3 है उससे हमारे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। अब इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर आप इसको एक बार दोहरा लेते हैं
इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आपका आगामी परीक्षा में जो है सो यह बहुत ही सुफलदायक होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।